पूजा ये कर दे, पूजा वो कर दे, पूजा चाय बना दे, पूजा खाना बना दे, जब देखो पूजा पूजा पूजा। अरे हम इस घर की बड़ी बहू हैं या फिर कोई नौकरानी? अरे भगवान, सुबह सुबह अपना मूड क्यों खराब करके रखा है तुमने? जब देखो माँ जी मुझे ही सारे काम बताती रहती है, इन्हें और कुछ काम नहीं है। अरे मैं अकेले कितने काम करूंगी? बोल तो ऐसे रही है जैसे घर को पूरी तरह इन्होंने ही संभाल रखा हो। क्या हुआ जी, आप कुछ बोल रहे हो क्या? भला मेरी भी कोई मजाल हो सकती है जो मैं तुम्हें कुछ कहूंगा? मुझे नहीं तो अपनी माँ को ही समझा दो, वैसे तो कुछ बोलते नहीं हो। अरे अपनी माँ को तो बोल सकते हो कि मेरे लिए एक देवरानी लेकर आ जाए इस घर के अंदर। अरे तुम तो जानती हो ना, अभी विनय शादी नहीं करना चाहता। हाँ मैं जानती हूँ कि वो शादी नहीं करना चाहता क्योंकि विदेश में पड़ा हुआ है, वहां पर ही किसी से दिल लगा बैठा होगा जिसकी वजह से वो शादी नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों सोच रही हो तुम? सही बोल रही हूँ, माँ जी को समझ नहीं आ रहा, जब हाथ से लड़का छूट जाएगा तब जाकर समझ आएगी इन्हें। अरे चुप हो जाओ भाग्यवान, बाहर अगर माँ सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। विनोद ऐसा कहकर पूजा को चुप करवाने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से माहेश्वरी ये सब सुन लेती है और सुनकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। बहू तो बिल्कुल सही कह रही है, मैंने बहुत ज्यादा ढील छोड़ दी है छोटे बेटे पर। कहीं उसने सच में किसी से शादी ना कर ली हो, मुझे उसे फोन करके यहाँ बुलाना चाहिए। महेश्वरी अपने बेटे विनय को फोन करती है और उसे घर आने के लिए बोलती है। बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे कुछ हो गया तो आखिरी वक्त अपनी माँ का मुंह भी नहीं देख पाएगा। विदेश से फौरन वापस लौट आ, मुझे तेरा चेहरा देखने का बहुत मन कर रहा है, मेरी आखिरी इच्छा को पूरी कर दे बेटा। ऐसा बोलते बोलते महेश्वरी अपने बेटे विनय का फोन काट देती है। अब तो मेरे बेटे को आना ही पड़ेगा, इतना बड़ा झूठ जो बोला है मैंने उससे। महेश्वरी ने झूठ बोल दिया था, लेकिन यहाँ सच में विनय बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। विनय ने सच में विदेश में ही विदेश की लड़की से शादी कर रखी थी। What happened विनय? Everything is fine? Okay? नॉट ओके। मेरी माँ बहुत बीमार है और अब हमें यहाँ से गांव जाना पड़ेगा। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि मैंने उनके बिना ही शादी कर ली है। Don't worry, she's your mom and she will understand you. तुम्हें अभी अपनी माँ के पास जाना चाहिए, यही सही होगा। चलो फिर अपना और मेरा सामान पैक कर लो, मैं टिकट बुक करा देता हूँ, हमें कल ही निकलना होगा। विनय टिकट बुक करा लेता है। कल की फ्लाइट पकड़कर वो दोनों गांव आ जाते हैं। गांव में जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देते हैं, माँ कहाँ हो आप? अरे दरवाजा खोलो माँ। घर पर महेश्वरी नहीं होती, जिसकी जगह दरवाजा पूजा को खोलना पड़ता है। अरे देवर जी आप आ गए, कितने सालों बाद आपको देख रही हूँ। पूजा ये कहते हुए जैसे ही निकिता की तरफ देखती है तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है। निकिता ने बहुत शॉर्ट कपड़े पहने होते हैं क्योंकि वो विदेश से आई थी। उसे गांव के कल्चर के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। अरे देवर जी आपने बताया नहीं आपके साथ विदेशी मेहमान आए और घर के अंदर आओ। पूजा के कहने पर विनय और निकिता घर के अंदर आ जाते हैं। मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। पूजा रसोई में जाती है और रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाते हुए अपने आप से कहती है, मुझे तो लगा था विदेश से कोई मेरे लिए देवरानी लेकर आएंगे, लेकिन ये तो विदेशी मेहमान लेकर आए हैं घर पर। ऐसा पूजा खुद से कहते हुए नाश्ता तैयार कर लेती है और विनय के साथ निकिता को भी देती है। काश कि ये विदेशी के साथ अंग्रेजन भी होती। पूजा अपने मन में ऐसा सोच रही थी कि तभी महेश्वरी मंदिर से वापस घर आ जाती है। उसे देखते ही निकिता उसके पैर छूती है। जीती रहो बेटी, तुम कौन हो? माँ, ये निकिता है, आपकी बहू और मेरी पत्नी। ये सुनते ही महेश्वरी हैरान हो जाती है। हे भगवान, जिस चीज का डर था मुझे वही हो गया। आखिरकार तूने अपनी मर्जी से शादी कर ही ली, और वो भी इस विदेशी लड़की से जिसे कपड़े पहनने तक नहीं आते। माँ, निकिता सिर्फ कपड़ों से ही विदेशी है, उसकी सोच बिल्कुल देसी है। रहने दो देवर जी, तुम्हारी पत्नी हमारा मुकाबला ना कर पाए कभी भी। पूजा ऐसा कहकर अपनी सास को और बढ़ावा देती है, जिसके चलते महेश्वरी विनय पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगती है। अरे क्या क्या सपने सजाए थे मैंने तेरे लिए, लेकिन तूने तो एक पल में ही सारे सपने तोड़ दिए इस विदेशी बहू को इस घर के अंदर लेकर आने के बाद। चलिए माँ जी, अब माफ भी कर दीजिए देवर जी को। अब तो जो होना था हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। अब तो इस घर की बहू विदेशी ही आई है। पूजा की बात सुनकर महेश्वरी शांत हो जाती है। डोंट वरी माँ जी, मैं एक बहू होने के सारे फर्ज निभाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। निकिता के ऐसा कहने के बाद महेश्वरी विनय को कहती है कि वो उसे कमरे में लेकर चला जाए। इधर अभी घर का माहौल बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो 2 से 3 दिन तक महेश्वरी ना तो निकिता से बात करती है और ना ही वो अपने बेटे से करती है। लेकिन कुछ दिन के बाद महेश्वरी की ममता उमड़ने लगती है और वो एक दिन अपने बेटे से कहती है,
तुझे जो करना था तूने कर दिया, कोई बात नहीं। ये बात इस विदेशी बहू को खाने में क्या क्या बनाना आता है, क्योंकि अभी इसकी रसोई की रस्म भी तो करवानी है। ये सुनकर विनय हंसने लगता है। ये हुई ना बात माँ, अगर आप पहले ही मान जाती तो ज्यादा अच्छा होता। खैर कोई बात नहीं, आप निकिता से जो चाहे वो बनवा सकते हैं, उसे सब कुछ बनाना आता है। अरे बस बस, लव मैरिज करी है तूने, मैं भी जानती हूँ। अपनी पत्नी की अपनी माँ के आगे इतनी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ कर रहा है कि मैं उसे कभी कुछ ना कहूँ। जा कह दे अपनी विदेशी बहू से, उसे जो भी खाने में बनाना आता है वो बना कर ले आए। महेश्वरी के कहने पर विनय अपनी पत्नी निकिता को पहली रसोई की रस्म के लिए सब कुछ समझा देता है। ये सब देखकर पूजा अपने आप से मन में कहती है, चलो रोजाना का तो पता नहीं, लेकिन आज एक दिन के लिए तो मुझे रसोई से छुट्टी मिली। अब अपने कमरे में जाकर आराम करूंगी। पूजा ऐसा सोचकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और यहाँ उसकी देवरानी रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है। वो एक के बाद एक बढ़िया बढ़िया खाना बनाती जाती है, जिसकी खुशबू पूजा के कमरे से लेकर महेश्वरी के कमरे तक भी जाती है। खाने की तो बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, लेकिन विदेशी बहू को तो क्या ही बनाना आता होगा। कहीं ऐसा तो नहीं माँ जी उसकी मदद कर रही हूँ, एक बार मुझे जाकर देखना चाहिए। पूजा ऐसा कहकर अपने कमरे से बाहर आती है तो वो देखती है कि डाइनिंग टेबल पर उसकी देवरानी ने बढ़िया बढ़िया इंडियन से लेकर फास्ट फूड तक के आइटम लगा रखे होते हैं। ओहो ग्रेट, आप सही समय पर आई हो। खाना गर्मा गर्म तैयार है, बैठ जाइए, मैं बाकी सभी को बुलाती हूँ, आप सभी एक साथ खा लेना। निकिता एक एक करके सभी को बुलाकर ले आती है। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। इतने सारे खाने की वैरायटीज देखकर सब हैरान हो जाते हैं। क्या बात है, क्या ये सारा खाना विदेशी बहू ने बनाया है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है माँ। जल्दी से आप खाना खाकर देखो, उसके बाद हम पूरा परिवार खाना खाएंगे, और इंतजार मत करवाओ इतने अच्छे खाने के लिए। विनोद के ऐसा कहने पर माहेश्वरी खाना खाकर देखती है। जैसे वो हर एक चीज को टेस्ट करती है, हर एक चीज बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और लजीज बनी होती है। वाह आनंद, प्रमानंद, निर्मल आनंद, तुमने तो ये सारा खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया। तुम्हें ये इंडियन फूड बनाना आता है? हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। सच बोल रही हो माँ, आज तक ऐसा खाना न तो आपने बनाया है और न ही मेरी पत्नी पूजा ने। विनोद के इतना बोलते ही पूजा अपनी सैंडल विनोद के पैर पर जोर से मारती है। आउच, आई लग गई। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? कुछ नहीं माँ, एक चींटी ने काट लिया था, बस उसी की वजह से। आप खाना खाइए। इतना भी स्वादिष्ट खाना नहीं है जितना माँ जी बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी। मेरे समय पर तो इन्होंने एक भी तोहफा नहीं दिया इस घर के लिए। मैंने कितना कुछ किया, मेरी इतनी मेहनत किसी को दिखाई नहीं दी थी। पूजा अपने मन में ये सब कह रही थी कि तभी महेश्वरी अपनी अलमारी से एक सोने की चेन लाकर अपनी छोटी बहू को देती है। ये इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए तुम्हारे लिए सोने की चेन। आए हुए एक दिन नहीं हुआ और माँ जी इसे सोने की चेन दे देती हैं। मुझे तो आज तक ऐसे महंगे तोहफे कभी नहीं दिए माँ जी ने। इस तरह पूजा अपनी देवरानी से जलन के मारे अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। वो उसके हाथों का खाना खाना छोड़ देती है, घर में कोई काम को हाथ लगाना भी छोड़ देती है, और यही नहीं आलसियों की तरह सिर्फ अपने कमरे में पड़ी रहती है। और इधर विदेशी बहू अपने हाथों के खाने से सभी का दिल जीत लेती है। एक दिन महेश्वरी अपनी छोटी बहू और दोनों बेटों के साथ एक फंक्शन में गई होती है। पूजा घर पर अकेली होती है। बहुत जोरों से भूख लगी है देवरानी जी, तो खाना भी बनाकर नहीं गई। रसोई में जाती है और वहां जाकर अपने लिए खाना बनाने की कोशिश करती है। बहुत मेहनत लगाने के बाद भी वो देसी खाना बहुत बकवास बनाती है। उसे खुद को अच्छा नहीं लगता और वो सारा खाना ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में सोने चली जाती है। आधी रात को जब सभी घर पर आते हैं तो उन्हें आते वक्त भूख लग जाती है। अब वो रसोई में बना हुआ खाना देखते हैं तो सब खाने लगते हैं, लेकिन वो खाना इतना खराब था कि किसी को पसंद ही नहीं आता। छोटी बहू विदेशी और देसी दोनों खाना अच्छे से बनाती है, तो बड़ी बहू पहले तो खाना अच्छा बनाती थी, लेकिन अब तो किसी काम को न हाथ लगाने की वजह से वो अब खाना भी ठीक से नहीं बना पाती। ये सुनकर सब लोग अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो महेश्वरी पूजा की क्लास लगा देती है। इसके बाद पूजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी से कहती है, मैंने देवरानी जी के आने के बाद बहुत ज्यादा आराम फरमा लिया। मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर हैं तो मेरी बहन जैसी ही। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। अब से मैं निकिता के साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। उस दिन के बाद से पूजा, निकिता और घर के बाकी सभी परिवार के साथ नॉर्मल तरीके से रहने लगती है। यही नहीं, वो निकिता से कई अच्छे अच्छे खाने की चीजों की रेसिपी भी लेती है, जिसके बाद से वो भी स्वादिष्ट खाना बनाना शुरू कर देती है। अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।